बस उतनी सी डिस्कशन यहाँ पर भी करनी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ग्रुप ए का पेपर उठा के, अभी उसका कोई पेपर रहता हो ग्रुप ए में, और अभी वो सीधा उठा के उसने सीधा उठा लिया हो, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा तो कोशिश कर ले वो जाके ग्रुप ए का ही कोई पेपर जो रह गया उसको कर ले, ताकि ग्रुप ए पास हो जाए मेरे बच्चे। वो पास होना भी फौरन जरूरी है, उसके कुछ चांसेस हो सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। खैर, ले बेटा, नई और पुरानी स्कीम के लिहाज से ये थोड़ा सा जरा देख लीजिएगा, जो सी लॉ का क्या आगे होने जा रहा है। मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है इसकी। हिस्ट्री ये है कि कुछ अभी हमने, क्योंकि आई कैप वालों को जितनी हमने बुरी बातें कहनी थी वो हम बी लॉ में क्या है, अब बार बार बंदा इस तरह की बातें कहता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रेपिटेशन हो जाती है मेरे बच्चे। तो कभी की ये पुरानी स्कीम होती थी, उस पुरानी स्कीम में मेरे बच्चे मॉड्यूलर सिस्टम थे, और मॉड्यूलर सिस्टम में हमारा बी लॉ और सी लॉ कभी अलग-अलग हुआ करते थे दोनों। लेकिन फिर 2014 के अंदर आई कैप ने जब नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करके एक नया पेपर बना दिया था, जिसको बिजनेस लॉ कहते हैं। यानी कि ये दोनों पेपर जो पहले अलग-अलग हुआ करते थे, ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, मर्ज हो गए। उसके बाद आई कैप की एजुकेशन स्कीम 2021, जिसको अभी आप भुगत रहे हो, ये मेरे बच्चे आई कैप ने इंट्रोड्यूस, पहले इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होता था वो 7 से 8 साल होते थे जब आई कैप नई स्कीम लेकर आता था। लेकिन अब आजकल बुजुर्ग माशाल्लाह, क्योंकि उनको लग रहा है उनको कोई और नौकरी मिलनी को नहीं, और वो आई कैप में कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, ताकि उनकी जो नौकरी है, जाहिर बात है कुछ करेंगे तो नौकरी। जैसे वो कोविड आया था ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी इमरान खान ने एक कमेटी बनाई थी, जो नेशनल कोई है, पता नहीं उसका एक नाम रखा हुआ था। अब वो जैसे कोविड कम होना शुरू हो जाता था ना, उनको लग रहा होता था, वो इमरान खान बयान देता था, हम आगे इसको तहलील कर देंगे कमेटी को। अब इसकी जरूरत नहीं रही, दुनिया में भी खत्म हो रहा, साथ ही हमारे पाकिस्तान के मुल्क के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते थे कोविड के, क्योंकि उनकी नौकरी चली जानी, तो कहीं ना कहीं कोई नामेबाजी लगा के रखो। खैर, तो आई कैप वालों ने कहा कि देखें, ये पेपर जो हमने कभी इकट्ठा किया था, अब ये इकट्ठा अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसा करते हैं, दोबारा तोड़ देते हैं, इसके 2 पेपर बना दिए एजुकेशन स्कीम 2021 के अंदर। अब आई कैप को फिर लग रहा है कि भाई ये दोनों पेपर अलग-अलग अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने क्या किया, अब ये जो पेपर दोनों अलग-अलग किए थे, अब इन दोनों पेपर्स को नई स्कीम के अंदर मेरे बच्चे दोबारा मर्ज करने जा रहे हैं, और फिर इसको इकट्ठा करने जा रहे हैं। यानी कि अभी तक आई कैप माशाल्लाह इतना डेवलप हो गया हमारा, 1965 कह लो या 66 से, तब से या 63 से, उस वक़्त क्या ये बना हुआ है, और तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 70 साल तो नहीं कह रहा, कोई 60 साल के करीब हो गए। लेकिन माशाल्लाह अभी तक जो कर रहा है ना, वो यही कर रहा है कि बी लॉ को तोड़ रहा है और कभी जोड़ रहा है, कभी तोड़ रहा है, कभी जोड़ रहा है। ये माशाल्लाह आई कैप की अभी तक की जो प्रॉपर डेवलपमेंट, जो यहाँ तक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड खास तौर पे, बाकी भी कहीं कमाल नहीं किया, वो भी मेरे बच्चे आपके सामने ये जो हालात किए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, कोई और बच्चा बताए, क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा माइक मुझे बता रहा है कि आवाज़ आ रही है। कोई और बच्चा बता दो कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? कोई एक बच्चा बता दे जिसको आवाज़ आ रही है। नहीं तो बाकी मेरे बच्चे दोबारा एक दफ़ा लीव करके जॉइन कर लें, क्योंकि इंटरनेट के इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आवाज़ ही ना जा रही, मैं पूछ रहा हूँ उनको आवाज़ आ रही है कि नहीं? कोई एक बच्चा बता दो। ठीक हो गया मेरे बच्चे। फिज़ा बेटा, आप दोबारा इसको ज़रा चेक कर लो, दोबारा लीव करके देख लो, या माइक शाइक चेक कर लें। ले बेटा, तो ये हो गया। अब मैं बच्चों को बता रहा था कि आई कैप का जब वो डेलीगेशन डिफरेंट कॉलेजेस में जा रहा था, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर देखिए, हम सबसे ज़्यादा पेपर लेते हैं ये इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, पेपर्स की तादाद को कम कर दें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कम कर देंगे। तो कम उन्होंने क्या किया, 2 पेपर्स को मर्ज कर दिया आपस में। एक पेपर जब कम हुआ कैफ में, तो उन्होंने सोचा कि एक पेपर जब कम हो गया, तो अब तो ग्रुप ए और बी, इसमें सिर्फ 7 पेपर रह जाएंगे। उन्होंने क्या किया, एक नया पेपर और ऐड कर दिया, यानी कि एक पेपर खत्म कर दिया, लेकिन साथ क्या कर दिया, खत्म नहीं किया, 2 पेपर को मर्ज कर दिया। अब मेरे बच्चे, आपकी जो नई स्कीम है कुछ इस शक्ल में है। आपको बताइए कि उसमें एक ग्रुप ए के अंदर एक नया पेपर आ रहा है, और मैं भी आपको बता रहा था कि अगर कोई बच्चा सी लॉ कर रहा है और साथ ग्रुप ए का कोई पेपर उसने छोड़ा हुआ, अभी का जो ग्रुप ए है उसका पेपर कोई छोड़ा हुआ, तो मेरे बच्चे कोशिश करो ग्रुप ए को पास कर लो, क्योंकि हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, देखो अभी तो सारी बातें चांसेस पे हो रही हैं, चांसेस हो सकते हैं कि आप जिस बंदे का अभी वाला ग्रुप ए पास होगा, उसका ये नए आने वाला ग्रुप ए एग्जाम्प्ट होगा पूरे का पूरा, और उसमें जो नया पेपर पड़ा हुआ है वो भी एग्जाम्प्ट होने के चांसेस है मेरे बच्चे। इसलिए कोशिश कर लो, ये कर लो। और उसके बाद अगर कोई बच्चा अभी बी लॉ सी खाली कर रहा है, तो कोशिश करे सी लॉ भी कर ले। अगर सी लॉ खाली कर रहा है, तो मेरे बच्चे वो लाजमी फिर बी लॉ भी कर ले, क्योंकि नया जो पेपर होगा बी लॉ का, जो मर्ज पेपर होगा, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा। एक उसका पार्ट ए होगा जिसमें बी लॉ, और पार्ट बी होगा जिसमें सी लॉ होगा। तो 50-50 नंबर के 2 हिस्से होंगे। अगर आप अभी एक पेपर पास करोगे, तो उस वक़्त एक हिस्सा तब भी आपको देना पड़ेगा। 50 नंबर का पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए या तो कोशिश करो, अगर पहले पास है एक, तो फिर तो ठीक हो गया, एक और आप कर रहे हो। लेकिन अगर ये कर रहे हो, तो इन दोनों पेपर्स की कोई ज़्यादा औकात नहीं। इवन देन दिसंबर के पहले हमारे फास्ट ट्रैक जनवरी के फर्स्ट वीक में होते थे, और बच्चे फास्ट ट्रैक में बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं, क्योंकि भूलने का मौका नहीं मिलता। जनवरी में क्लास शुरू होती है और जाके फरवरी के मिड में खत्म हो जाती है, और साथ ही मार्च में बंदा पेपर दे देता है। तो वहां से पर भी लोग पेपर रख के ये वाले पास कर लेते हैं, ये इतने बड़े पेपर नहीं।
हो सकते हैं, लेकिन इसलिए बस रिक्वेस्ट आपसे ये कोई छोड़िएगा, बाकी इसको करने की जरूरत को नहीं। ले बेटा, ये है तो फजूल सी बात, लेकिन फिर भी हमारा जो सी लॉ का ग्रेड है वो 4 हिस्सों में डिवाइड 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हिस्से 4 हो या 5 हो, हमारे चैप्टर 12 है मेरे बच्चे। और जो काम की चीज वो ये है कि एक तो वेटेज और चैप्टर्स, जैसे मान लो कि जो हमारे चैप्टर 1, 2 और 5 ये 3 चैप्टर मिला के 15 से 20 नंबर की वेटेज। इसी तरह खाली इस बात को गोली मारो, सीधे आओ चैप्टर नंबर 12 के अंदर, क्योंकि हमने 12 के 12 पढ़ने हैं और 12 के 12 याद करने हैं। अब मैं अभी बच्चों को बता रहा होता हूँ, ये ग्रेड श्रेड बड़े काम की चीजें हैं, लेकिन नालायकों के लिए हैं, जो आखिर में ढूंढ रहे होते हैं ना कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ इस तरह की चीजें जो उनके लिए हैं। मेरे बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो सीए कर रहे होते हैं, जो सीए की नीयत के साथ सीए कर रहे हैं, उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सारे तैयार करना होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा ना मेरे बच्चे, वो है हमारा चैप्टर नंबर 12। और मजे की बात है, इसमें जो आई कैप टेस्ट कर रहा है अराउंड 20 नंबर इसी एरिया में से टेस्ट करता है, जो उसने वेटेज दे रखी है उसके मुताबिक ही। और इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आता, इसमें आता भी प्योर रट्टे वाला, यानी कि और कुछ करो ना करो, फिर वो सर बात तो आपने गलत कर दी, मैं अल्फाज वापस ले रहा हूँ, बाकी भी करना है, लेकिन सबसे अहम कौन सा होगा, हमारा जो ग्रेड ई वाला जो चैप्टर नंबर 12 है, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये एक चैप्टर ही आपको आधा पास करने के काबिल बना सकता है, अराउंड आधा। देखो 20 नंबर तो अराउंड यहां से आएंगे, 18 से 20 नंबर आते हैं, उसके बाद 15 नंबर के एमसीक्यूज। तो मान लो कि और इसमें मैं आपको बता दिया, अभी तक एप्लीकेशन आई ही नहीं, स्कीम नहीं आने वाली होगी, पर मजे की बात है नई स्कीम में ये चैप्टर है ही नहीं है, तो उसमें खत्म कर देंगे, क्योंकि फाइनल में भी है। वाइंडिंग आप फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है, उन्होंने कहा कि 2 दफा बच्चों को क्यों पढ़ानी, जो डुप्लीकेशन हो रही है उसको खत्म करना है। जैसे पहले हमारा एक ऑडिट का पोर्शन हुआ करता था सी लॉ के अंदर भी, और वही ऑडिट में भी कैफेट के अंदर भी, तो आई कैप ने सी लॉ में से फिर खत्म कर दिया, तो उसने कहा कि जब ऑडिट में है तो फिर वहीं पे पढ़ लेंगे, लाजमी बच्चों को यहाँ पे खपाना है। तो आई कैप डुप्लीकेशंस को खत्म कर दिया करता है। पहले इसका सिलेबस कम था, आई कैप ने कहा कि कोई और एरिया ऐड करेंगे, वो बहुत हैवी हो जाएगा, ये एक चैप्टर ऐड कर दिया ताकि बच्चे को थोड़ा सा यहीं पे आइडिया हो। कई बच्चे फाइनल में कॉर्पोरेट बड़ी दूर जाके देते हैं, कम से कम उनको बाइंडिंग आपके मामला का पहले ही पता हो। तो इसलिए मेरे बच्चे आप उन्होंने दोबारा इसको खत्म कर दिया, लेकिन नई किताब के अंदर ये नहीं होगा मेरे बच्चे। और यहाँ पे बड़ा अहम, ये आखिरी दफा है जो इसकी अहमियत आपके सामने आएगी, उसके बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, यानी कि अब आपको पास करवाने के लिए आखिरी दफा अवेलेबल हो, उसके बाद ये चैप्टर अवेलेबल नहीं हुआ करें। ले बेटा, पेपर पैटर्न वही बी लॉ जिस तरह आप लोगों ने किया हुआ था मेरे बच्चे। हमारे 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे। अगेन आपको देखा होगा कि 15 एमसीक्यूज तो नहीं आते, जितने मर्जी हो एमसीक्यूज, लेकिन होंगे 15 नंबर के, और होंगे भी एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स भी नहीं होंगे। और उसके बाद मेरे बच्चे सब्जेक्टिव पोर्शन में 85% जो रह गया, बाकी वो सब्जेक्टिव पोर्शन। और फिर हम बी लॉ में भी डिस्कस कर रहे थे क्या आई कैप कोशिश करता है जिस तरह बताए उसी तरह ही करें। ये जो 85 मार्क्स का मेरे बच्चे सब्जेक्टिव पोर्शन है, आई कैप ने इसके भी 2 हिस्से किए हुए हैं। वो कहता है कि इसमें से 40% यानी कि 34 नॉलेज बेस होगा, और 60% मतलब 51 मार्क्स का इस 85 में से सिनेरियो बेस होगा। अब मेरे बच्चे, मैं अभी बी लॉ के बच्चों को बता रहा था कि ये नॉलेज बेस या सिनेरियो बेस क्या है। हमने डिस्कस किया था कि नॉलेज बेस क्या है, जो आपने चीजें याद कर लेनी है, और आई कैप जब सवाल करेगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा आंसर मैंने कहां से करना, लेकिन उसको सोचना पड़ेगा कि आंसर मैंने कहां से नहीं, वो कहेगा आंसर मैंने कैसे करना है, क्योंकि जो पढ़ के नहीं जाए कहां से करना है उसको पता ही नहीं, क्योंकि पढ़ा ही नहीं उसने। यहाँ पे मेरे बच्चे आपने क्या करना था नॉलेज बेस के अंदर, बेटा यकीन कर लो बाकी बच्चों को आवाज आ रही है फिजा, बेटा सिर्फ आपके माइक वगैरह का कोई इशू हो सकता है, माइक ओपन करके देख लें उसको, या कोई हैंड फ्री चेंज करके देख लो मेरे बच्चे, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, और मुझे यहाँ पे मेरा माइक मुझे बता रहा है कि आवाज आ रही है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ग्रीन सा ये पानी भरा जाता है ना इस माइक के अंदर, ये मेरे बच्चे ये बताता है कि आवाज आ रही है, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो ये ग्रीन शरबत ग्रीन से खैर देख लेना मेरे बच्चे उसको दोबारा। ले बेटा, दूध से होता है ग्रीन सा, मैंने क्या बोला, अच्छा समझ होने की वजह से। तो 34 मार्क्स रट्टा, जिसको सादा अल्फाज में आप रट्टा कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे एक और मैं चीज बता दूं, ये बी लॉ की निस्बत ज्यादा आसान पेपर है सी लॉ, क्योंकि बी लॉ में मेरे बच्चे कहीं ना कहीं कोई कॉमन सेंस भी हुआ करती थी, उसमें जो सोचने समझने का मामला ना वो बड़ा ब्रॉडर हुआ करता। सी लॉ में ऐसा कुछ नहीं, सी लॉ में आपको जितना का बता दिया गया आप उसी एरिया में से रह के सोचेंगे। यहाँ पे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कोई मसला नहीं, जो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा वही सिनेरियो आएगा, वही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वही नॉलेज बेस्ड, उसी के मुताबिक आपने आंसर करना। लेकिन बी लॉ में क्या होता था, जब सिनेरियो होता था आप सोच रहे सबसे पहले ये तो मेरे साथ भी हुआ था है, फिर वहां पे क्या हुआ था, क्योंकि वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कानून था मोस्टली है। लेकिन ये इस तरह का नहीं मेरे बच्चे, इसलिए इसमें ना तो नॉलेज में कोई दिक्कत होती है और ना ही एप्लीकेशन में दिक्कत होती है। लेकिन आई कैप को लगा ये जो एप्लीकेशन है मैंने बहुत आसान कर दी, इसको क्यों ना थोड़ा सा मुश्किल बना। तो अब आई कैप का थोड़ी सी अप्रोच पहले भी थी, ये ना कहें कि अभी से हुई है, पहले भी करता था। लेकिन आपको पता है कि आजकल जरा सोशल मीडिया और शोर शराबा ज्यादा है, उस शोर शराबे के अंदर हमने रौला ज्यादा डालना शुरू कर दिया। असल में ऐसी चीजें पहले भी थी,
आई कैप क्या करता है, यहाँ पे जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, वो कई एरिया से, हर जगह पे वैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब बनाता है, वो 2-3 एरियाज को एक सवाल में टेस्ट करता है समटाइम। ये नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर, जब एक क्वेश्चन बनाया उसने, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, उसके अंदर ये नहीं कि एक ही जगह से आपने आंसर करना है, हो सकता है 2-3 एरिया से, अब वो कौन से होंगे बस ये ढूंढना है आपने वहां पे। मैं बच्चों को बता रहा था कि देखो मेरे बच्चे, नॉलेज बेस में आपको सोचना नहीं पड़ता, बस ये देखना है मैंने आंसर कहां से करना है, पॉइंट याद है वो लिख दो दोबारा। लेकिन एप्लीकेशन में या ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सोचना पड़ता है कि मैंने आंसर कहां से करना। बस अगर सही सोच लिया तो मेरे बच्चे आंसर सही होगा, अगर गलत सोचा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरे बच्चे सिर्फ इसमें ये दिक्कत है, और मैं अभी ये भी बच्चों को गाइड कर रहा था बिलो में, क्योंकि वही बात है ना सेम। तो मेरे बच्चे जिसका नॉलेज बेस होगा, तैयार होगा, यानी कि समझ के जिसने किताब को याद कर लिया होगा, ये जो एप्लीकेशन या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। और जिसने खाली सिनेरियो बेस के बारे में फिक्र रखी, उसका नॉलेज बेस भी तैयार नहीं होगा और सिनेरियो भी सॉल्व नहीं। क्या रखोगे इस बात को, यानी कि नॉलेज तैयार कर लो, यानी कि नॉलेज इकट्ठा कर लो, बस चीजें याद कर, और हम कर लेंगे। इस किताब को आपने घर जाके आधा पौना घंटा देना है बस, बाकी सारा इंशाल्लाह यहीं पे तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं, बाकी जो सब्जेक्ट्स आपने रखे होंगे उन पे ज्यादा मेहनत कीजिएगा आखिरी दिनों में जाके डेफिनेटली, क्योंकि ये इसको एक काम करना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है। कोई 15-20 मिनट में आज का रिवाइज कर लो, कोई 15-20 मिनट के अंदर पिछला कोई रिवाइज कर लो। चलो एक कम से कम 1 घंटा दे दो यार, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। आधा घंटा आज का पढ़ लो, आधा घंटा पिछला कोई रिवाइज कर लो। इस तरह की तरतीब बना के रखिएगा, इंशाल्लाह ये पेपर कभी भी हो ही नहीं सकता ये फेल। ले बेटा, ये स्टैट्स वैसे बनता को नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब दोबारा मर्ज होने जा रहा है, सिर्फ डराने के लिए है कि मेरे बच्चे जब ये पेपर कभी मर्ज हुआ करता था और सिर्फ सब्जेक्टिव हुआ करता था। जी बिल्कुल बेटा। अच्छा ये बच्चे, मुझे नहीं समझ आई कि पिछले दिनों के अंदर कई बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या बी लॉ सी लॉ दिया जा सकता है। मेरे बच्चे, ये तो ग्रुप रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं आई कैप की तरफ से शुरू से ही। बस रिस्ट्रिक्शन क्या है कि मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो, और उसके बाद अगर आपका कॉस्ट रहता है आप एमएफए नहीं दे सकते, R1 रहता है तो R2 नहीं दे सकते, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 4 से ज्यादा पेपर नहीं, और उसके बाद आप ग्रुप ए का कोई भी पेपर के साथ ऑडिट और सीलॉ दे सकते हो। हाँ, R2 तभी दे सकते हो अगर R1 पास हो, अटेम्प्ट नहीं पास, और एमएफए तभी दे सकते हो अगर आपका कॉस्ट पास हो, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, पेपर 5 सोच रहे हो ये गलत है, 4 पेपर से ज्यादा नहीं दे सकते, और यही तरतीब आगे भी रखी हुई है भाई, 4 पेपर ही हुआ करेंगे मैक्सिमम जो आप एक अटेम्प्ट में दे सकते हैं। खैर, तो बच्चों को सिर्फ मैं डरा रहा था मेरे बच्चे, जब ये पेपर इकट्ठा होता था दोनों और ये सब्जेक्टिव सिर्फ होता था, इसका रिजल्ट एक दफा 13% भी आया, वो यानी कि 18%, 13%, 20%, इस तरह के 19%, इस तरह के आंसर इसके वो आते थे रिजल्ट। तो आई क्या बड़ा परेशान था, तो आई क्या अपने टीचर से, कॉलेज से रब्ता किया, इसका क्या सोल्यूशन निकालें। हम वहाँ पे जो टीचर्स की फीडबैक थी, उन्होंने कहा कि बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को कानून आता है, जो आपने बता रखा है जितना का वो आता है, लेकिन मसला उनको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो आई क्या आपने फिर वहां पे सोल्यूशन निकाला, 30 नंबर के एमसीक्यूज कर दिए थे जो दोनों कंबाइन थे। लेकिन अब अगेन अब नए पेपर के अंदर 30 के होंगे या वो 15 के होंगे, अभी ये कंफर्म नहीं। होने तो 30 के ही चाहिए, लेकिन आई कैप हो सकता है 15 ही रखें, 15 नंबर के। तो मेरे बच्चे फिर उसका जब ये आया था, ये जाके इंप्लीमेंट हुई थी स्कीम, जो एमसीक्यूज वाली, ये हुई थी मेरे बच्चे ऑटम 2020 से ऑनवर्ड, और वहां पे एकदम से रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो गया, और 35%। उसके बाद मेरे बच्चे अगली अटेम्प्ट में 43%। हालांकि इन दिनों में कोविड की छुट्टियां चल रही थी और बच्चे पहली पहली दफा ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे थे, पहली पहली दफा बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हालांकि उसमें बड़े मसले मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे इसकी जो पासिंग रेशो बेहतर है। लेकिन उसके बाद मेरे बच्चे, अब बच्चों को फ्री लेक्चर मिल गए, और बच्चों ने माशाल्लाह इधर उधर से वो फ्री वाले मामला करने शुरू कर दिए, तो रिजल्ट आई कैप का फिर से गंदा होना शुरू। मैं ये नहीं कहता कि सर आप कह रहे हो कि आपके लेक्चर फ्री वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे फ्री वाली चीज को आपको पता है कि उसको इतना दिल लगा के हम पढ़ते को नहीं, या तो पूरी जान मार रहे हो ना, जैसे हम रेगुलर क्लासेस के अंदर कर रहे हो, तो फ्री वाली एक चीज वो गनीमत है। फ्री वाले लेक्चर ना तो हराम है ना ही कुछ और है, अल्लाह माफ करे, वो गनीमत है। अगर आपको मिल गए हैं तो मेरे बच्चे बेहतरीन है, लेकिन खुदा ना खास्ता ये ना हो कि वो आपको थोड़ा सा ईजी कर दें, आप कहें कि मेरा कौन सा कोई फाइनेंशियल नुकसान होना है। मेरे बच्चे टाइम बड़ा कीमती है, आपका टाइम का नुकसान हो। ले बेटा, ये पुराने जो भी थे रिजल्ट देखें, एक दफा 55% भी आया, लेकिन इसी एमसीक्यूज के अंदर जिसमें अच्छे खासे एमसीक्यूज भी थे 30 नंबर के, उसमें 22% रिजल्ट भी रहा। और बच्चे खैर, मेरे बच्चे अभी जो करंटली चल रहा है वो अगेन गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है, यानी कि आधे बच्चे पास हो ही जाते हैं। खुद सोचो, आज हमारी क्लास शुरू हुई, मेरा ख्याल है कि रिजल्ट के बाद शायद इसमें से आधे रह जाए, वही हैं जो पास होंगे। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे, जो मान लो कि बीच में से गायब होंगे, अब भाई वो कहे कि मैं गायब भी हूँ मैं पास भी हूँ, हाँ, ये तो जुल्म है मेरे बच्चे, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, जो यहाँ भी बैठे होंगे फेल होंगे, जो जाएंगे वो भी पास होंगे, एक्सेप्शन है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। रीजन ऑफ फेलियर अभी हम बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे। ये सी लॉ का एक पेपर है, सिर्फ उसमें
क्योंकि इस अटेम्प्ट के अंदर CFE का मेरिट सर्टिफिकेट आया था, तो इसलिए मैंने कहा कि चले आपके साथ यही अटेम्प्ट शेयर करते हैं। इसमें मेरे बच्चे देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें इस क्वेश्चन नंबर 5 को हर 100 में से सिर्फ एक बच्चे ने ही अटेम्प्ट किया। ये नहीं कि वो सिर्फ CFE वाला बच्चा ही था, नहीं। अगर उस वक्त 5000 बच्चे अपीयर होंगे तो 5000 का 1% निकालेंगे, मेरा ख्याल है 50 बच्चे बनते हैं। तो निकाल दो, इतना ही है ना, दिमाग में निकालो, कैलकुलेटर की शर्म करो। मेरी कैलकुलेशन तो जैसी भी है, 5000 का 1%, पक्की बात, ठीक हो। चलो आप लोगों ने कहा मैंने ठीक बोला, मुझे नहीं पता। तो 50 बच्चों ने 5000 बच्चों में से समझो, देखें इसमें अपीयर कितने हुए थे बच्चे अटम 2022, 3553 बच्चे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 1% जो भी है वो निकालना शुरू कर देना। इतने के बच्चों ने इस पेपर को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ। अभी मैं ऑर्डर के अंदर भी हम ये डिस्कस कर रहे थे मेरे बच्चे, ये है एग्जामिनर कमेंट्स। आपने लाजमी तौर पे, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते एग्जामिनर कमेंट्स, क्योंकि ये प्योरली आप वाली चीज है, आपकी तैयारी का एक हिस्सा है। हम यहाँ पे पास पेपर आप करने शुरू कर दिए, वो पास पेपर हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन एग्जामिनर कमेंट्स मेरे बच्चे वो करने की जरूरत को नहीं है। लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कर लेंगे। अगर खुदा ना खासा ना किया तो फिर एक पेपर कम से कम एक अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स कम से कम लेटेस्ट वाले वो फिर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे बच्चे लाजमी आपने कोई आई कैप का पेपर नहीं देने जाना जब तक उसके एग्जामिनर कमेंट्स और पास पेपर ना कर लो। एग्जामिनर कमेंट्स चाहे सारे ना करो, 3-4 अटेम्प्ट्स के कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट होती है, क्योंकि सेम तरह की गलतियां जो बच्चे कर रहे हो एग्जामिनर बता रहा हो। तो ये वो है, ये वो बंदा जिसने पेपर चेक किया और आपको एक एक क्वेश्चन का बता, किस अटेम्प्ट में किस क्वेश्चन में कितने परसेंटेज बच्चों ने उस क्वेश्चन में परफॉर्म किया। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है अंदर की बात। और फिर जिन्होंने गलती की उन्होंने क्या गलती की, इससे बढ़ के भी क्या हो सकता है कि जो गलतियां आई कैप में बच्चे कॉमनली कर रहे हैं, एग्जामिनर बेचारा चीख चीख के आपको बता रहा है, उसको सही कर लो। है इससे बढ़ के मेरे बच्चे और आसानी हो नहीं सकती। जो ये देखो, आई कैप को सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं थी, ये जो सजेस्टेड आंसर आई कैप देता ना, इसकी जरूरत नहीं थी, एग्जामिनर कमेंट्स ही काफी थे। लेकिन वो उनका बड़ापन है, उन्होंने सजेस्टेड आंसर भी दे दिए और एग्जामिनर पॉइंट्स भी दे दिए। ले बेटा, हमारे जो स्टडी मटेरियल क्या होगा, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, कोई लंबी चौड़ी किताबें इकट्ठी नहीं करनी मेरे बच्चे, क्योंकि कई बच्चों को शौक होता है किताबें इकट्ठी करने का, कि फलानी किताब ही कर लो, मेरे दोस्त ने फलानी किताब से पढ़ के पास किया। आप जिस मर्जी किताब को फॉलो करो, मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं रोका, लेकिन हम यहाँ पे मेरे बच्चे जो तैयारी करेंगे वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से करेंगे। और साथ आपको पास पेपर दे दिए जाएंगे, यहाँ पे आप उसको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको हार्ड फॉर्म में यूज कीजिएगा, सॉफ्ट में कोई भी किताब आपने पढ़नी हो सॉफ्ट में ना रखें, अनलेस के जो बहुत ही सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि रेफरेंस बुक हो खाली, जिससे तैयारी करनी हो मेरे बच्चे, क्योंकि पास पेपर तैयारी का पूरा हिस्सा है। और इसी तरह आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, ये दोनों हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये जब आपको शेयर करेंगे ग्रुप में तब उसको, अभी अगर शेयर भी होंगे जस्ट आपने रीड करने हैं, जब मैं आपको कहूँ उसको कॉपी करवाना है, जब ये अटेम्प्ट आए रिजल्ट आ जाएगा, जब इस अटेम्प्ट को भी अपडेट कर देंगे, फिर आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवाइएगा। फिलहाल उस वक्त तक आपने इसको सॉफ्ट में यूज करना है, क्योंकि यहाँ भी कर लेंगे, बल्कि हमने डिस्कस करनी है पांच पेपर क्लास के अंदर। तो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में बच्चे, उसके बाद ये वैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि हम आपको भी बता रहे होते हैं कैसे बच्चे जो घर बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं और तरतीब बनाना चाह रहे हैं, डेली का लेक्चर डेली लेना चाह रहे हैं, तो CFE एक अच्छा इस लिहाज से वो चीज़ें हैं कि वो लाइव क्लास चल रही होती है, साथ ही सारा ये सिलसिला है, और बाद में रिकॉर्डेड भी है, और फिर सारा कुछ भी है। तो मेरे बच्चे व्हाट्सएप, अभी जो क्यूरीज होंगी वो हमारे ग्रुप्स के अंदर ही होंगी, जो हमारे हैं जो बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा वैसे क्यूरी पूछना चाहे, वो हमेशा की तरह मेरे बच्चे आपके पास नंबर होगा, आप उस नंबर पे अलहदा भी क्यूरी पूछ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप ग्रुप के अंदर ही पूछें, क्योंकि जब मेरे बच्चे आंसर करेंगे उससे बाकी बच्चों के भी आंसर, मेरा ख्याल है वो आंसर मिल जाएगा। बेहतर यही है कि उसको ग्रुप के अंदर पूछेगा, लेकिन पूछो पूछो लाजमी, एटलीस्ट पूरा पूरा सेशन गुजर जाता है, किसी ने कभी कोई पूछा ही नहीं होता, पता नहीं। ओके अच्छा, कई पता क्या इतने तेज होते हैं, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर फेल भी हो जाते हैं। मतलब लेवल नहीं हो गया है, अल्लाह माफ करें। अब ये नहीं कहना कि लाजमी वही फेल होते हैं जिसने यही आंसर किया हो, लेकिन हैरानगी वाली बात, जहाँ पे कोई मसला हो मेरे बच्चे, एक दफा डिस्कस तो कर लो उसको, कोई कोई क्यूरी कर लो, कोई हुआ ही नहीं कभी कोई मसला है। अब ये बी लॉ सी लॉ में इतना माठा मामला, ऑडिट में तो फिर भी बच्चे पूछते हैं, लेकिन बी लॉ सी लॉ में तो माशाल्लाह पता नहीं बच्चे लेवल है इनका। लेकिन बहर टेस्टिंग सिस्टम जो भी है आपको पता ही है, हमारे 100 रुपये जिसका वो जो हर टेस्ट में टॉप करता है 100 MCQs वाले, जिसमें ज्यादा बच्चों ने टॉप कर लिया, तो 100 रुपये अभी भी मिलता है, उसी तरह ही मिलता है। 100 बढ़ाया नहीं हम, क्योंकि मोर देन सफिशिएंट है मेरे बच्चे, 30 टेस्ट हैं, जाहिर बात है एक अच्छी खासी अमाउंट बढ़ जाती है जो आपको इकट्ठी कर सकते हैं। और फिर मॉक मिड के लेना है, मिड के लेना है, मॉक तो नहीं होता, मॉक होता है लेकिन उसके पैसे नहीं होते। लेवल कोई क्यूरी हो वैसी, कोई स्टीम की या कुछ और पूछना चाहता तो पूछ, वैसे जरूरत तो नहीं, मेरा ख्याल है कि इट्स ओके। ऐसे नहीं पढ़ना शुरू कर लें।
लोड है, इसकी तरतीब ही रखेंगे हम, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक तरतीब से चलेंगे, क्योंकि बीलॉ में कभी हुआ करता था थोड़ी बहुत तरतीब हम चेंज कर लिया, चैप्टर 2 से शुरू कर दिया। अले बड़ा कुछ पुरानी बातें डिस्कस करेंगे आज का दिन, नहीं तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिर्फ याद दहानी करवाऊंगा, क्योंकि आपने माशाल्लाह पहले पढ़ा हुआ, I2 भी पढ़ा हुआ है पहले, कहीं ना कहीं बीलॉ के अंदर भी इस तरह की बातें पढ़ी हैं। याद करो बचपन में हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता तो 3 तरीके हैं कारोबार करने के। या तो जब आप कारोबार करोगे एज ए सोल ट्रेडर करोगे, या अगर कारोबार करोगे एज ए पार्टनर काम करोगे, या मेरे बच्चे कंपनी बना। अब ये जो 3 तरीके हैं, तीनों तरीकों में कुछ मेरे बच्चे कुछ इश्यूज हैं जो हमने देखने हैं। सबसे इशू नहीं, पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, ये सोल ट्रेडर में क्या हुआ करता था, ऐसा कारोबार जिसके कितने मालिक हुआ करते थे, एक मालिक एक हो, ऑनर एक हो, रिस्क और रिवार्ड एक को मिल रहा हो, लेकिन ये नहीं कि उसके साथ कोई इंप्लॉय ना काम कर रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, हो सकता है इस बंदे ने 20 30 40 50 इंप्लॉय रखे हो, लेकिन कारोबार का मालिक एक हो और वो कंपनी ना। देखो एक बंदे की भी कंपनी बन सकती है, अभी हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे, वो ज्यादा डिटेल में। वैसे तो आप I2B के अंदर भी सारी बातें पढ़ के आए, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है वो चीजें भूल गए हो, क्योंकि माशाल्लाह I2B जिस तरह आपने पास किया वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन उसके बावजूद तो मेरे बच्चे ऐसा कारोबार जिसका सिंगल ऑनर हो, उसके साथ इंप्लॉय हो सकते हैं, और वो कंपनी ना, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कंपनी भी सिंगल मेंबर होती है, लेकिन कंपनी भी ना हो और मालिक भी एक हो, ऐसे कारोबार को हम क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडर। और अगर मेरे बच्चे कोई कारोबार कंपनी ना हो और वहां पे मालिकों की तादाद 1 से बढ़ जाए, मालिकों की तादाद 1 से बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, तो मेरे बच्चे उसको क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। क्योंकि मेरे बच्चे पार्टनरशिप जो कंपनी है वो 2 बंदों की भी हो सकती है, 100 बंदों की भी हो सकती है, 1 बंदे की भी हो सकती है। अगर ये कंपनी नहीं है और 1 से ज्यादा लोग मालिक हों, तो वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप। और कंपनी मेरे बच्चे कंपनी ही होती है। यहाँ पे ना मैंने बंदा दिखाया, 1 बंदा दिखाया, ना 2 बंदे दिखाए, ना 3 बंदे दिखाए, क्योंकि कंपनी वो 1 बंदे की भी हो सकती है, वो लाखों हजारों लोगों की भी हो सकती है, और वो बगैर बंदे के भी हो सकती है। सर ये कैसे हो सकता है, एक कंपनी आगे खुद एक और कंपनी बना सकती है, उसकी अकेली मालिक, तो वहां पे तो बंदा तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, है। तो इसलिए मेरे बच्चे ये सारी बातें हमने सीखनी है। तो ऐसा कारोबार जिसमें एक ऑनर, सोल ट्रेडर, ऐसा कारोबार कंपनी ना हो और उसमें मालिकों की तादाद 1 से ज्यादा हो, पार्टनरशिप, और जो कंपनी मतलब कंपनी। अब अगली बात मेरे बच्चे, ये जो कारोबार है, इन कारोबार के अंदर इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम अगर सोल ट्रेडर करना चाह रहे हैं, एज ए सोल ट्रेडर कारोबार करना चाह रहे हैं, उसकी भी वजह है, पार्टनरशिप की भी कोई वजह है, और मेरे बच्चे कंपनी भी, उसकी भी कोई वजह हो सकती है। सबसे पहले जरा इसको एक एक करके जरा थोड़ा सा डिस्कस करिएगा। पहले आपको वैसे पता है, पुरानी बातें अगेन याद करवाएंगे। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने 10 मिलियन मेरे बच्चे सेविंग इकट्ठी की, ये दुबई गया और वहां से 10 मिलियन कमा के लेकर आया पाकिस्तान के अंदर। इसने क्या किया, इस 10 मिलियन में से मान लो कि 6 मिलियन उसने कहा कि ऐसा करता हूं अपना घर बार बनाता हूं, उसने 6 मिलियन इस घर के ऊपर लगा दिया, और 1 मिलियन मेरे बच्चे उसने बैंक में भी रखवा दिया, और बाकी का 3 मिलियन सोच रहा कि ऐसा करता हूं मैं एक स्टोर बना लेता हूं। बाकी का जो रिमेनिंग 3 मिलियन रह गया मेरे बच्चे, उससे उसने क्या कर लिया, एक कारोबार खोल लिया, एक स्टोर बना लिया। अब जब ये स्टोर उसने शुरू किया तो मेरे बच्चे 3 मिलियन इसका अपना लगा हुआ है इसके अंदर, और जब ये स्टोर चलना शुरू हुआ तो उसको कहीं पे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसने भाग के जाके उस वक्त बैंक से, अज्यूम कर लो उसने 1 लाख रुपए का उधार बैंक से भी ले लिया, और उसके स्टोर में चीजें रखने के लिए उसने किसी बंदे से, किसी सप्लायर से, अज्यूम कर लो उसे 5 लाख रुपए की सप्लाई भी मंगवा दी, यानी कि 6 लाख रुपए का कारोबार करने के लिए उसने बाकी लोगों से उधार भी ले लिया, क्रेडिट कह लो या उधार कह लो। लो बेटा, ये कारोबार जब चलना शुरू हुआ, बाद में कारोबार डूब गया। अब जब ये कारोबार डूबा तो ये जो बैंक वाले हैं और ये जो सप्लायर है, ये पहुंचे मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए को आके कहा कि भैया वो हमारे पैसे तो दे। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने बैंक वालों से पूछा, अच्छा बताओ वो 1 लाख रुपए आपने किस मकसद के लिए दिया। आपने कहा था कि वो एक कोई स्टोर है आपका, उसमें कोई मान लो कि उसका कोई खर्चा खुर्चा पे करना है, उसके लिए आपने लिया। कहता ठीक हो गया, अब मुझे बताओ वो स्टोर कहाँ पे। हमें तो नहीं पता। कहता सर वो मुबारक हो, मेरा वो स्टोर डूब गया है। कहते सर इससे हमें क्या लेना देना। तो कहता है अभी आपने बोला तो है कि आपका पैसा कहाँ पे लगा था, स्टोर में। तो जब स्टोर डूब गया, आपको क्या लग रहा है कि आपका पैसा छोड़ के डूबा होगा, तो आपका पैसा लेकर डूबा है ये जो स्टोर। तो ये कौन बता रहा है, मिस्टर ए बैंक वालों को कह रहा है कि सर वो जो 1 लाख रुपए आपने उधार दिया था, एक्चुअली स्टोर के लिए दिया था, जब स्टोर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया है। इसी तरह सेम कहानी सुनाई उसने सप्लायर कि भैया आपने माल भी तो स्टोर को सप्लाई किया था, स्टोर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया। अब ये दोनों हैरान है कि भैया हमने तो आपको ये उधार दिया था और आप उसको स्टोर के खाते में डाले जा रहे हैं। वो कहते तो हाँ, तो आपने दिए तो स्टोर के लिए थे। अब ये दोनों इससे सवाल करते हैं मिस्टर ए से, अच्छा ये बता तू और तेरा स्टोर का ये दोनों अलग अलग है। तो हमारी निगाह तो एक ही है, यानी कि तू सामने खड़ा है और तेरे बैक एंड पे मान लो कि तू स्टोर के सामने खड़ा है, तेरा स्टोर है साथ और तू है सामने। हमें जो नजर आ रहा है वो तू नजर आ रहा है, स्टोर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्टोर की कोई लहदा हैसियत है ही नहीं। हम स्टोर क्या है, वो कोई इंसान है लहदा से,
जिससे तू कह रहा है कि जाके शायद हम स्टोर से पैसे मांगे, या वो इंसान है वो डूब गया है और वो हमारे पैसे लेके डूब गया, क्योंकि हमारी निगाह में तो तू इंसान जिसको हमने उधार दिया, वो फिर वो यही बहस किया जा रहा है, नहीं आप लोग ने स्टोर को दिया। ये दोनों चले गए अदालत में। अदालत में जब जाके इन्होंने केस किया तो अदालत ने अगेन मिस्टर ए से सवाल पूछा, मिस्टर ए बताओ, आप ये कह रहे हो कि स्टोर में इन्होंने पैसा दिया था और वो स्टोर डूब गया तो इनका पैसा भी डूब गया, क्या आप और आपका स्टोर कोई अलग अलग चीजें थी दोनों? कहता हाँ सर अलग था। कहता कैसे? कहता सर वो मेरा कारोबार था, मैं वो मेरा कारोबार था। तो कानून कहता है कि कारोबार में ऐसे तो नहीं होता कि मालिक अलहदा हो और कारोबार अलहदा हो, मालिक और कारोबार सेम ही होते हैं। और खासतौर पे जिस नौयत का कारोबार आप कर रहे थे एज ए सोल ट्रेडर, उसमें मालिक और कारोबार दोनों क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। जो कारोबार की लायबिलिटी है वो किसकी लायबिलिटी है? मालिक की है। तो आपको ये लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, 6 लाख रुपया पे करो। उसको बेचारे को क्या करना पड़ा, उसको बैंक से पैसे उठा के, या कोई और लायबिलिटीज भी थी, हो सकता है उसको अपना घर बार भी बेचना पड़े लोगों की लायबिलिटीज पे करने के लिए जो उस कारोबार का नुकसान है। तो दोबारा देखिएगा, अगर आप एज ए सोल ट्रेडर कारोबार करते हो और वो कारोबार डूब जाए, उसकी लायबिलिटीज पे करने के लिए सबसे पहले तो आप कोशिश करोगे स्टोर का ही सामान बेच के लायबिलिटी पे कर। लेकिन अगर स्टोर का सामान बेचकर लायबिलिटी पे नहीं हुई तो फिर आप क्या करोगे, अपना घर बार बेचो। क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कैसी होती है बोला, अनलिमिटेड। जब तक उस कारोबार की लायबिलिटी पे नहीं करोगे आपकी जान नहीं छूटेगी, चाहे आपका अपना घर बार बेच जाए। इसी तरह मान लो कि मेरे बच्चे, ये बंदा ये सारा कुछ अपना घर बार बेच के स्टोर की लायबिलिटीज पे करके ये दोबारा मेरे बच्चे दुबई चला गया और वहां से फिर 10 मिलियन सेविंग करके लेकर आया और फिर सोच रहा है ये मिस्टर ए मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा कारोबार करूंगा। लेकिन आप सोच रहा है कि लास्ट टाइम मैंने अकेले ने कारोबार किया था और डूब गया था, इस दफा ऐसा करता हूँ किसी और को भी अपने साथ मिला लेते ताकि दोनों मिलकर डूबे। तो इसने क्या किया, अपने एक दोस्त मिस्टर बी को कहा कि ऐसा करते हैं, मिलकर कारोबार करते हैं। तो मिस्टर बी ने कहा कि ठीक हो गया भैया 10 मिलियन, मिस्टर चलो ऐसा कर लो, इस 10 मिलियन जो कमा कर लेकर आया इसने 5 मिलियन इस कारोबार के लिए लदा कर दिया और 5 मिलियन अगेन उसने अपने घर बार पे लगा लिया। इसी तरह मिस्टर बी भी 5 मिलियन लेकर आया, ये दोनों ने 10 मिलियन इकट्ठा किया और अगेन मेरे बच्चे उससे एक कारोबार शुरू कर दिया। अगेन वही बात कर लेते हैं, उन्होंने कोई स्टोर ही खोल लिया। उसी तरह बैंक से भी जाके इन्होंने उधार मांग लिया और मेरे बच्चे किसी सप्लायर ने भी स्टोर को सामान सप्लाई किया उधार के ऊपर, या बाकी खर्चे भी थे, रेंट शेंट बस। हुआ क्या, ये कारोबार बेचारों को ये भी नहीं करना आता था, अगेन फिर ये डूब गया। अब ये लोग अगेन उनसे वो मांग रहे हैं कि भैया हमारे पैसे वापस करो। ये फिर उनको यही कहानी सुना रहे जो पीछे उन्होंने सोल ट्रेडर वाले मामले में सुनाई थी, और ये कह रहे हैं कि सर लास्ट टाइम भी तो हमने पैसे निकलवा ही लिए सर, इस सब फिर निकलवा लेंगे। ये दोनों फिर बैंक में गए, सॉरी बैंक में कह रहा हूँ, सॉरी कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके केस किया और कोर्ट ने फिर इनसे सवाल पूछा कि भाई अगेन आप कह रहे हो कि जाके स्टोर से पैसे लो, आप मुझे साबित करो अदालत के अंदर आप और आपका जो स्टोर है ये अलग-अलग इंसान है। अगर तो आपका स्टोर अलग इंसान है, मैं इनको उस इंसान के पास भेज देता, ये उस इंसान से जाके पैसे ले लेंगे। जबकि आप और आपका स्टोर अलग-अलग नहीं है और आपका स्टोर अलग इंसान नहीं है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसकी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, चाहे घर से लाके पे करो। पहले तो स्टोर का सामान बेच के पे करेंगे और बाकी जो बच के अगेन कहां से मेरे बच्चे अपने घर का सामान जो भी होगा घर बार बेच के वो उस लायबिलिटी को पे करेंगे। क्योंकि अगेन पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी कैसी होती है बोला, अनलिमिटेड। जब तक आप उस कारोबार की सारी लायबिलिटी पे नहीं करोगे आपकी जान नहीं छूटेगी। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये तीसरी सिचुएशन, फिर ये बंदा फिर दुबई गया और वहां से फिर पैसे कमा के लेकर आया, फिर इसने 10 मिलियन लेकर आया और इस दफा कहा कि मैं फिर कारोबार करूं। लेकिन इस दफा उसने कहा कि यार 2 दफा जब कारोबार मैंने किया तो मेरा घर बार भी बीच में चला गया। अज्यूम कर लो ये 10 मिलियन लेकर आया, उसने कहा कि 5 मिलियन तो मैं अगेन अपने घर बार पे लगाऊंगा और 5 मिलियन कारोबार के लिए। और साथ इस दफा ये फिक्रमंद है कि मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई 5 मिलियन कारोबार में लगाऊं और कल मेरा अगर कारोबार डूब जाए तो ज्यादा से ज्यादा मेरी सेविंग ही डूबे, जो मैंने पैसा कारोबार में लगाया, मेरा घर बार ना बिके, मेरा घर बार बच जाए। इस सिलसिले में ये मिस्टर ए अज्यूम कर लो इस दफा गया किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी सीए के पास, उससे जाके मशवरा किया कि सर मुझे कोई तरीकाकार बताओ जिसमें मैं 10 मिलियन लेकर आया हूं, मैं 5 मिलियन का कारोबार करना चाहता हूं। अगर मैं ये 5 मिलियन किसी कारोबार में लगा दूं तो कल अगर वो कारोबार डूब भी जाए तो सर ज्यादा से ज्यादा मेरा 5 मिलियन ही डूबे, कम से कम मेरा घर बार बच जाए। कोई ऐसा तरीकाकार है? उसने कहा कि सर बिल्कुल है, ऐसा तरीकाकार है। आप क्या कर लो, इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो, इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लो। कहता इससे क्या होगा, कहता कि जिस दिन तुम इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लोगे, देखो खाली नियत करने से रजिस्टर्ड नहीं होगी, अभी हम पढ़ेंगे कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए आपको एक बाकायदा कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद आगे रजिस्टर्ड होगी। तो उसने कहा कि सर ये कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी तो फिर उसका होगा क्या? कहता कि जिस दिन इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लोगे आपका ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा, आपका ये कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा, ये चौकोर सन वाला इंसान, तो ये खुद एक इंसान बन जाएगा और आप इससे अलहदा हो जाएंगे और वो इंसान अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो ये तो कमाल की बात होगी। इसने क्या किया, मान लो कि उस स्टोर में 5 मिलियन लगाया
और उस स्टोर को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया। लफ्ज रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेशन ये लफ्ज बोले जाएंगे। इन दोनों में फर्क क्या है? आई मीन माइनर, लेकिन बहरहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद कहीं पे भी लफ्ज रजिस्टर्ड बोल दिया जाए या कहीं पे भी लफ्ज इनकॉर्पोरेशन बोल दिया जाए, सेम ही मतलब समझना आप। याद रखोगे इस बात को कि कंपनी, ये जो कंपनी है, ये कंपनी बनेगी कब? जब आप उसको रजिस्टर्ड करवाओगे एज ए कंपनी या इनकॉर्पोरेट करवाओगे एज ए कंपनी। और अभी हम पढ़ेंगे ये किस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुआ करेंगे? कंपनी एक्ट 2017। ये तो I2B के अंदर भी पढ़ के आए हो। कंपनी एक्ट 2017 के तहत अगर आप इसको रजिस्टर्ड करवा लोगे, ये जो आपका कारोबार है वो कारोबार खुद एक इंसान बन जाएगा। चाहे अगर आपको ये शायद सही इंसान नजर ना आ रहा हो, फिर भी समझ लो ये इंसान बन गया। सर ये तो फिर वो नहीं, ये गोल सर वाला नहीं है, ये चौकोर सर वाला है, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना मेरे बच्चे। कहते जब ये इंसान बन गया, अब ये इंसान, ये जो है, ये बैकएंड पे तो मेरे बच्चे स्टोर ही है, लेकिन सामने दुनिया को इंसान नजर आ रहा है। और ये जो इंसान है ये अब अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इस बंदे ने क्या किया, जब ये स्टोर को एज ए कंपनी रजिस्टर करवा दिया, ये फिर उस बैंक के पास गया और उस बैंक से मान लो कि कुछ मिलियन का उधार बैंक से भी लिया और कुछ मिलियन का उधार उस सप्लायर से भी लिया इस स्टोर के लिए। अब हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद वो स्टोर भी डूब गया मेरे बच्चे। अब हुआ क्या, जब ये स्टोर डूबा, ये अगेन दोनों बंदे ये किसके पास गए? मिस्टर ए के पास। अब मिस्टर ए को जाके कहा कि भैया वो हमारी लायबिलिटी तो पे कर दे। तो इसने अगेन वही अल्फाज बोले जो पहले बोला करता था, जाओ जाके ये पैसे कहां से वसूल करो? स्टोर से। इन दोनों ने उसको पकड़ा, दो चपेड़े भी कराए। कहता पहले 2 दफा हो गया तेरे साथ ये मामला, सोल ट्रेडर में भी ऐसे तूने बकवास की थी और जाके अदालत से निकलवा ही लिए थे ना, फिर पार्टनरशिप में भी तूने यही बकवास की थी और फिर हमने अदालत से जाके निकलवा लिए थे। अब तीसरी दफा फिर तो हमारा टाइम जाया करे। उसने, इन्होंने 2 लगाई, उसने फिर बंदे बुला के 4 मारी। कहता है जब मैंने बकवास की है कि जाओ जो करना है जो कर लो, लेकिन इस दफा पैसे आपको कोर्ट से ही मिले, इसे स्टोर से ही मिले, मैं नहीं आपको दूं। वो कहते ठीक है। उन्होंने भी मुंह पे हाथ फेरा होगा और चले गए सीधे कोर्ट। अब कोर्ट को जाके कहते हैं कि सर ये वो गंदा बंदा आप जानते ही हैं। इस बंदे ने फिर वही ड्रामा रचाया जो पहले करता था कि ये पैसे जाके स्टोर से लो। जज साहब भी उकताए हुए थे। उसने कहा मिस्टर ए क्या तू बहुत ही वेला बंदा है, तू इसी काम में लगा हुआ, हमें भी इसी अदालत का इसी मामले में टाइम जाया करता रहता। मिस्टर ए ने सर कहा कि सर अगेन इस दफा मैं आपको बोल रहा हूँ, इस दफा इन लोगों को वाकई ही स्टोर से ही पैसे लेने पड़े। अब जज साहब पढ़े लिखे बंदे हैं, कोई पाकिस्तानी जज थोड़ी है, वो पढ़ा लिखा बंदा है। उसने इस मिस्टर ए से पूछा अच्छा इस दफा क्या हुआ, कैसे तू इतना कॉन्फिडेंट है? कहता है सर इस दफा मैंने इस स्टोर को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया। वो कहता बस बस डॉक्यूमेंट्स दिखा मुझे कि इसको एज ए कंपनी तूने रजिस्टर्ड करवा लिया। उसने उसके सामने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रख दिया। अब ये जो जज साहब हैं वो मुखातब हुए मिस्टर बी और सप्लायर के साथ, बैंक और सप्लायर की तरफ मुखातब हुए और बैंक और सप्लायर को कहा कि सर इस दफा ये मिस्टर ए वाकई सच बोलो, ये जो आपने उधार जो इनको दिया था, जो पैसे वसूल करने हैं, वो किससे वसूल करने हैं? आपने इस इंसान से वसूल करने हैं, वो जो स्टोर वाला इंसान, क्योंकि इसने इस स्टोर को एज ए कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया था। जब कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली तो स्टोर क्या बन गया? खुद एक इंसान बन गया। आपने जो लेन देन करना वो इसी इंसान के साथ किया है, उसी से आपने पैसे वसूल करने हैं। तो ये जाएंगे उस स्टोर का सारा सामान बेचेंगे, मान लो उस स्टोर का सारा सामान। अब ये बेचेंगे क्या है वो आगे जाके देखेंगे, ये नहीं कि ये खुद ही बेच रहे होंगे, उसका तरीका क्या होता है वाइंडिंग आपके चैप्टर में जाके देखेंगे। अब ये दोनों गए स्टोर से, जाके क्या करेंगे? सबसे पहले स्टोर क्या करेगा? इनके पैसे देगा। और वो कैसे देगा? अपना सामान बेचेगा। स्टोर ने मान लो कि इन लोगों की जो लायबिलिटी थी वो 6 मिलियन की थी, स्टोर ने सारा सामान बेचा, वो 2 मिलियन का बेचा, 4 मिलियन अभी भी रह गया डेफिसिट। तो 4 मिलियन का क्या करेगा? कानून कहता है इन दोनों का डूब जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो अगर आप कंपनी बना के कारोबार करते हो तो मेरे बच्चे जो लायबिलिटीज हैं जो पे करनी है उस कारोबार ने, वो कारोबार खुद अपने एसेट बेच के पे करेगा। अगर उसके बावजूद लायबिलिटीज रहती हो तो फिर वो मालिकों से वसूल कर सकते हैं। कानून कहता है ना ना, मालिकों की तरफ तो आपको जाने का हक ही नहीं, क्योंकि मालिक अलहदा इंसान है, ये कारोबार अलहदा इंसान है। आपने जो भी लेन देन करना है वो इसी इंसान के, कंपनी के साथ ही करना है। तो कंपनी सर अगर सारे एसेट बेच के भी लायबिलिटी पूरी ना हो तो कहता है कि फिर उन लोगों का नुकसान हो जाता है जिन्होंने कंपनी के साथ लेन देन किया। यानी कि क्रेडिटर्स का यहाँ पे पैसा डूब जाएगा, मालिक का कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मालिकों का भी नुकसान हुआ। मालिक का क्या नुकसान हुआ? वो जो 5 मिलियन उसने इस कारोबार के अंदर लगाया था वो इसका डूब जाएगा, लेकिन उससे उससे ज्यादा नहीं, उसका घर बार बच जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एक टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे मालिकों की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। यानी कि होती नहीं, नो लायबिलिटी नहीं, बल्कि क्या है लायबिलिटी लेकिन लिमिटेड है। और कहां तक लिमिटेड है? जितना का आप उस कंपनी में पैसा लगाओ। वो आगे जाके हम सीखेंगे कि कंपनी में हम पैसा लगाते कैसे हैं। हम उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो जितने के शेयर्स खरीदते हैं उतना का हम क्या करते हैं? उस कंपनी को पैसा दे देते हैं। उसके बाद कल ये कंपनी अगर डूब भी जाए तो मेरे बच्चे वो हमारे शेयर वाला पैसा लेकर डूबेगी। यही चीजें हमने बार बार आगे पढ़नी है, बस आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना था।
जो उसने शुरुआत की है हमारे इस सब्जेक्ट की, वो इन 3 कारोबार के आपस में कंपैरिजन से की है। कम से कम हमें थोड़ा सा पता हो कि सोल ट्रेडर में भी जो हमारी लायबिलिटी है मालिक की, वो अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड है, और कंपनी के अंदर जो मालिक होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। नो लायबिलिटी का लफ्ज नहीं, ये नहीं कहना कि कंपनी में जो मालिक होते हैं, उसके शेयर होल्डर होते हैं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती, ये लफ्ज गलत है मेरे बच्चे। लायबिलिटी है, लेकिन लफ्ज क्या बोलेंगे उसके लिए? लिमिट है, महदूद है। और महदूद कहां तक बोला? जितने के कोई बंदा उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वहीं तक लिमिटेड हो। याद रखोगे इस बात को? नहीं बेटा, अब जरा किताब की बातें थोड़ी सी पढ़ लेंगे। सोल ट्रेडर कहता है कि इंडिविजुअल, अच्छा चलें खैर, आगे जाके हम पढ़ेंगे इन दोनों का फर्क, कि अगर आपने आम जिंदा इंसान को डिनोट करना हो तो उसको कैसे कर सकते हैं। अगर ये नहीं कि अल्लाह माफ करे मुर्दा इंसान को, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंसान लफ्ज बोलेंगे, अगर आप कंपनी वगैरह को डिनोट करना हो कैसे, वो आप देखेंगे। फिलहाल कहता है सोल ट्रेडर क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है आम, जो जिंदा। इसका मतलब क्या हुआ? एक कंपनी कभी सोल ट्रेडर नहीं हो सकती खुद। सोल ट्रेडर हमेशा क्या कौन होता है? एक जिंदा इंसान, यानी कि मेरे और आप जैसे लोग, यही सोल ट्रेडर बन सकते हैं। कंपनी खुद सोल ट्रेडर नहीं हो सकती। A sole trader is an individual who owns and runs his or her own business. The law does not recognize the business. अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक बंदा अपना कारोबार करेगा, कारोबार और उस बंदा, ये जो कानून की निगाह में कारोबार और बंदा इन दोनों की सेम हैसियत। कानून ये नहीं कहता कि बंदा अलहदा है, कारोबार अलहदा है। कानून इंसान मालिक और उसके कारोबार को अलहदा रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन कंपनी में कानून इंसान यानी कि मालिक और उसके कारोबार को अलहदा रिकॉग्नाइज करता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर यही बंदा इस कारोबार को एज ए कंपनी रजिस्टर कर लेगा तो ये क्या हो जाएगी? इनके दरमियान दीवार खड़ी हो जाएगी, और वो जो कारोबार है इसका क्या बन जाएगा? खुद से एक इंसान बन जाएगा। और कानून की निगाह में ये इंसान, इसकी अपनी हैसियत है और इस इंसान की अपनी हैसियत है। कानून दोनों इंसानों को बराबर नहीं मानता। वो कहता है वो अलग इंसान है, उसके अपने मामलात हैं, और ये अलग इंसान है, इसके अपने मामलात हैं। अभी हम देखेंगे कानून, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन हम खुद बनाते हैं ना कंपनी, उसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जिस तरह के हमारे होते हैं। अभी जब कल आप पढ़ेंगे, वही जो सारे काम आप कर सकते हो वही कंपनी भी कर सकती है। खैर, कहता है कि ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। कानून किसको रिकॉग्नाइज करता है? सिर्फ इंसान को, वो जो मालिक है। सोल ट्रेडर के अंदर कानून सिर्फ मालिक को जानता है, कारोबार को एज ए इंसान नहीं जानता। हाँ, कारोबार को एज ए इंसान कहां पे जानता है? कंपनी के अंदर। वहां पे कानून कंपनी को भी इंसान ही समझता है, ऐसे ना मेरे बच्चे। और वो कंपनी को भी वही चपेड़े कराता है जिस तरह हम इंसानों को करवाता है कानून। फिर तो वो भी इंसान है ना मेरे बच्चे। फिर सजा वहां पे किसको मिलती है? कंपनी। बिजनेस लॉ में से कौन कौन बच्चा पढ़ के है? सारे पढ़ के हैं। कोई होते ना, कोई अभी दोनों इकट्ठे भी पढ़ रहे होते। लेकिन खुदा के लिए बी लॉ छोड़ के सीधा सी लॉ पे ना आइए। कोशिश करें, या तो दोनों कर लो या पहले बी लॉ कर लो, तो ज्यादा बेहतर है। वो कॉमन सब्जेक्ट है, वो जरा इससे थोड़ा सा मुश्किल है, ये आसान है उससे। कहता इंडिविजुअल इज लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इज आल्सो पर्सनली लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ द लॉ बाय द बिजनेस। यानी कि उस कारोबार, सोल ट्रेडर के अंदर मान लो कि आप सीएफई के मालिक हैं, और ये ना तो पार्टनरशिप है ना ही कंपनी है, आप अकेले मालिक हो इस कारोबार के। अकेले अकेले मालिक हो, समझो सोचना है आपने कि हर आप में से हर बंदा अलहदा से इस कारोबार का मालिक है। तो मेरे बच्चे, इसकी जितनी भी लायबिलिटीज है उसके लिए कौन लायबल होगा? आप लोग अकेले अकेले जो भी है उसके मालिक होंगे, यानी कि लायबल होंगे। और मेरे बच्चे, अगर कल मान लो कि खुदा न खासा यहाँ पे सीएफई में से सीएफई क्या कर रहा हो, फ्रंट ऑफिस में चर्च भी रख के बेच रहा हो, गैर कानूनी काम कर रहा है, ऐसे ना मेरे बच्चे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मालिक है, क्योंकि सोल ट्रेडर का कारोबार है ना मेरे बच्चे। और यहाँ पे अगर हम ये भी काम कर रहे होंगे, अल्लाह माफ करे, जो मालिक है उसके उसके इस कारोबार के अंदर ये भी काम हो रहा होगा, तो जिम्मेदार कौन होगा? मालिक। तो अगर वो कानून कोई, वो जो कारोबार है वो कोई कानून की खिलाफवर्जी करे हैं, या वो जो कारोबार है, मान लो कि उसकी जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, दोनों सूरतों में जो भी कार्रवाई है किसके खिलाफ होनी है? मालिक के खिलाफ। मैनेजमेंट जिम्मेदार हो, वो कुछ और मामला होते हैं, वो कुछ और मामला होते हैं। फिलहाल तो मालिक ही जिम्मेदार हो, बस ये भी दिमाग में रखें। वो कुछ और चीजें आगे फैल जाती, कौन कहाँ पे जिम्मेदार है। आपने बी लॉ में मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा, और मनी लॉन्ड्रिंग में याद है वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई कंपनी है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस, तो उसको सजा क्या होगी? तो उसके लिए 100 मिलियन तक फाइन रखा हुआ था, और फिर जो उसके लोग जो जो भी मुलव्वस होंगे उनको इंसानों वाली सजा थी, अगर आपको याद हो कुछ इस तरह की बात। तो जो होते हैं मुलव्वस, दारे को फिर अलग सजा हो रही होती है अगर वो कंपनी है। तो अगर वो है ही सोल ट्रेडर का कारोबार, फिर तो जो भी मुलव्वस हो, जो लोग जो भी मुलव्वस, चाहे मालिक हो, मालिकों के साथ बाकी भी हो, ये थोड़ी है कि बाकी फिर बिल्कुल ही वो होंगे। लेकिन जो फिर जो मालिक तो पक्का है, लेकिन बाकी वो जो, मतलब हाँ, अगर एक मालिक को पता ही नहीं उसके कारोबार में, मान लो कि यहाँ पे चर्च का धंधा भी चल रहा है,
मालिक को पता होना चाहिए था। मालिक के खिलाफ भी हल्की वाली कार्रवाई होगी, लेकिन फिर जो करने अगर साबित कर दिया मालिक कि मुझे तो पता ही नहीं, खैर गोली मारो इस बात, ये ज्यादा दूर वाले मामले चले जाते ले बेटा। और पार्टनरशिप में हमारे पास टाइम कितना है? 5-7 मिनट। तो बेटा पार्टनरशिप में क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप में मालिक क्या हो जाते हैं, एक से ज्यादा। देखिए मेरे बच्चे, अगर ये दोनों मिस्टर ए और बी आपस में मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे हो, क्या ये पार्टनरशिप और ये जो दोनों मालिक अलग-अलग हो सकते हैं? क्या ये पार्टनरशिप का जो कारोबार है अलग से एक इंसान बन सकता है? नहीं, होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप में भी, हाँ पाकिस्तान में नहीं अभी, लेकिन कुछ और ममालिक में लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप भी आ गई है, वहां पे कुछ इस तरह का मामला हो गया, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में वो लिमिटेड लायबिलिटी की पार्टनरशिप वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनरशिप है। अगर तो मेरे बच्चे पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है। याद है बिलो पढ़ा था आपने, पार्टनरशिप पढ़ा था, और वहां पे हमने कहा था कि अगर आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हो तो आपस में लिख लो, रजिस्टर्ड डीड बना लो, पार्टनरशिप डीड बना लो और उसको रजिस्टर्ड भी करवा लो। अगर पार्टनरशिप को आप कहीं किसी कानून के तहत जाकर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड भी करवा लो, उसके बावजूद मेरे बच्चे कारोबार और मालिकों के दरमियान किसी तरह की सेपरेशन नहीं हो। कारोबार के जितने भी मामला होंगे उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके मालिक जिम्मेदार। क्योंकि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवा भी लो, उसके बावजूद कानून की निगाह में पार्टनरशिप की लदा इंसान वाली हैसियत नहीं होती। कानून पार्टनरशिप कारोबार को इंसान मानते ही, इंसानों उसके मालिकों को ही इंसान मानते। जैसे मान लो अब सब लोग सीएफई के पार्टनर, तो मेरे बच्चे कानून की निगाह में सीएफई इंसान नहीं, एक पार्टनरशिप कारोबार है लेकिन इंसान नहीं है। इंसान कौन है फिर? आप लोग। कल अगर यहाँ पे कुछ गलत हो, कुछ लाइबिलिटीज हो, कुछ खर्चे हो, वो कौन पे करेगा? आप लोग पे करेंगे। और आप ये एसेट बेच के पे करोगे। अगर ये एसेट बेच के पूरा ना हो तो कहां से पे करोगे? घर बार से। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मेरे बच्चे पार्टनरशिप क्या होता है? लाजमी तौर पे पार्टनरशिप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर मान लो कि दो लोग आपस में कारोबार कर रहे हैं पार्टनरशिप का, वही पुरानी बात करेंगे, अगर उनमें से एक मर गया तो मुझे बताएं, अब ये अभी भी पार्टनरशिप कारोबार है। दो लोग थे, मिस्टर ए और बी, एक स्टोर चला रहे थे पार्टनरशिप में, मिस्टर ए की डेथ हो गई, मुझे बताएं क्या अभी भी ये पार्टनरशिप है? नहीं। तो बाकी लोग सोच क्यों रहे थे? पेपर दे रखा है या पास कर लिया हो? फिर तो मेरे बच्चे एक इज्तिमाई दुआ भी करेंगे। इतनी खामोशी है होनी नहीं चाहिए। तो मेरे बच्चे पार्टनरशिप खत्म हो जाती। वहां पे बेशर्मो हमने पढ़ा था, याद करो, कि पार्टनरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट थी 2 या 2 से ज्यादा लोग। किसी वजह से वहां पे ये बकवास भी उसने की थी कि अगर किसी वजह से भी पार्टनर्स की तादाद कम होते होते एक पे चली जाए तो पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप नहीं रहेगी। हाँ, अगर 4 लोग हों, एक चला जाए तो दोबारा हमने डिस्कस किया था, बाकी 3 लोग आपस में मिलकर नया एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप कर लें। 3 लोग हों, एक चला जाए, 2 मिलकर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लें। 2 थे, एक चला गया, आप तो मेरे बच्चे रौले में हो गया लोड, फिर वो सोल ट्रेडर हो सकता है। ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस। अगरचे यहाँ पे इसने बकवास की है, वो पढ़ के आए ना हम पार्टनरशिप के अंदर, कि लाजमी नहीं कि हर बंदा पैसे लेकर आए। बाज का तो कोई बंदा नॉमिनल पार्टनर भी हुआ करता था, है, जो सिर्फ अपना नाम दिया करता था, है, बाज का तो कोई बंदा अपनी स्किल्स लेकर आता है, बाज को तो कोई पैसे लेकर आता है। लेकिन बहरहाल इसने कह दिया, हमने मान लिया कैपिटल मेरे बच्चे, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट टू कैपिटल। वैसे भी लफ्ज जो कैपिटल है, नहीं, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें इंसान भी आ जाते हैं, उसमें रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, उसमें मटेरियल भी आ जाता है, उसमें मशीनें भी आ जाती हैं। फिलहाल कैपिटल का मतलब यही रखो, वो पैसा जिससे कारोबार चलाया जाए, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो इसने बोल दिया ईच पार्टनर, अज्यूम कर लो यहाँ पे किताब के लिहाज से हमने इसके साथ पंगा नहीं लेना, हम इसने बोल दिया ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट कैपिटल टू द बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, तो हमने मान लो। हम ये नहीं करा सर, ये गलत है। तो मेरे बच्चे को 6 महीने देगा इसको सही करने के लिए, कहेगा जाओ जाके दोबारा देखो, 6 महीने आपको मजीद है कि ये ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं। आपकी किताब के अंदर उसने बड़ा वाजे लिख रखा है, आपने यही मानना है। पिछले कॉन्सेप्ट जो भी है वो अपने दिमाग में रखिएगा। तो बेटा कहता है पार्टनरशिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन, यानी कि अगर एक से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर भी लें तो कानून की निगाह में क्या ये कारोबार अलहदा से इंसान बनता है? क्या कानून इस इंसान को अलहदा इंसान और इसके मालिकों को अलहदा इंसान जानता है? नहीं। कानून कहता है कि पार्टनरशिप का कारोबार अगर रजिस्टर करवा भी लो तब भी इसकी कोई हैसियत, इंसानों वाली हैसियत मेरे पास नहीं है। मेरे लिए इंसानों वाली हैसियत सिर्फ किसकी है? इसके पार्टनर्स। तो कानून कारोबार को एज ए पर्सन रिकॉग्नाइज नहीं करता। कारोबार, इसका मतलब कारोबार भी इंसान या पर्सन एज ए पर्सन रिकॉग्नाइज होते हैं कानून की निगाह में। कब? कंपनी में। ऐसे ही ना। और चौधरी आखिरी दिन, समझ आ रही है कोई थोड़ी बहुत? चले 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह सुना सना करेंगे, फिर थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। हो सकता हम ना सुने, ये ना हो कि कल से आएंगे। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं बच्चे,
MFA क्लास की टाइमिंग 11:15 से 12:15 थी। यस, फिर मेरे से थोड़ा सा वेट कर, 12:15 बजे शुरू होगी यहाँ पे, थोड़ा सा वेट कर। टाइमिंग के बड़ा इशू है मेरे साथ। MFA की इससे पहले या बाद में? मेरा ख्याल है बाद में। मैं समझ रहा था MFA हो गया पहले, क्योंकि उसके लिए वो कंप्यूटर लगाना है। क्या टाइमिंग का बड़ा? 15-20 मिनट सर, मैंने वैसे लेट हो जाना, क्लास में नहीं होती है, 11:30 बजे खत्म होती एक क्लास पहले जो पढ़ते वो 11:30 बजे खत्म होगी, तो फिर यहाँ पे पहुंचोगे आप। है। ये सर इशू है, इसका हल हो सकता इसका हल होगा जाके दिसंबर के फर्स्ट वीक। हाँ, उसके नए बैचेस शुरू हो जाएंगे ना शिलांग, तो कोई नहीं उसका ये मेरा ख्याल 10-15 मिनट तो वैसे ही लेट हो ही जाते हैं जब सुनते सुनाते। पहले 10-15 मिनट तो सुनते सुनाते गुजर जाते हैं, ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है पहुंच ही जाया करोगे आप इंशाल्लाह। है। लेकिन पहुंच जाया करना, कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं रेगुलर क्लास के अंदर वो आधा घंटा 35 मिनट ही पढ़ते हैं, बाकी पिछला रिवाइज होता है या सुनते हैं। दो चीजें होती हैं, या तो पिछला रिवाइज या सुनना। क्योंकि अगर मैंने 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो 1 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। है ही नहीं ना सिलेबस ऐसे। ले बेटा, बस आखिरी बात कहता कि इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल जॉइंटली विद द अदर पार्टनर्स फॉर डेट्स ऑफ। ये तो हमें बचपन में हमने पढ़ लिया था, इसको डिटेल में मजीद भी देख लेंगे कि हर पार्टनर क्या होता है, पर्सनली लायबल होता है, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी। यार हमने डिस्कस किया था, अगर मान लो ये दो बंदे हैं, दो पार्टनर हैं, इन्होंने किसी बंदे का 20 लाख रुपया देना, मुझे बताओ इनमें से एक देगा या दोनों देंगे? ये दोनों इक्वल पार्टनर है, दोनों मिलकर देंगे या एक बंदा पे करेगा? भाई बेहतर तो यही है दोनों मिलकर पे करें, अपना जो जो हिस्सा बनता है वो कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मान लो कि एक बंदा अगर बीच में से बैंकरप्ट हो गया या भाग गया मुल्क से, तो फिर 20 का 20 पे करेगा या 10 पे करेगा? 20 पे करेगा। यही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के अंदर मेरे बच्चे हर पार्टनर इंडिविजुअली भी और ज्वाइंटली भी, जैसे लफ्ज था ज्वाइंटली एंड सेवरली, हर पार्टनर क्या है, फर्म की पूरी लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, मिलकर भी। अगर बाकी पार्टनर मिले, जैसे हम सब लोग CFE के पार्टनर हैं, हमने करोड़ रुपया लोगों की लायबिलिटी पे करना था, आप भी मेरे साथ पार्टनर हो, मैं भी आपका पार्टनर हूं, और आप सारे गायब हो गए, अब करोड़ देना है, तो करोड़ का करोड़ कौन पे करेगा? मैं। ऐसे ना मेरे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कैसी थी बोला, ज्वाइंट एंड सेवरल। अगर आप मिल जाते तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन आप तो आप ही, आप सारे गायब हो गए, मैं अकेला रह गया, तो मैंने अकेले ने पे किया ये सेवरली इंडिविजुअल। तो ये मेरे बच्चों वाली बातें आज हमने कर ली। तो बड़ों वाली बातें यानी कि कंपनी लॉ पढ़ने आए हैं ना यहाँ पे, तो इसमें सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का इतना की जिक्र था जितना हमने कर दिया। इसके बाद कहीं पे लफ्ज आएगा, इनकी डिटेल नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे इनको थोड़ी डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो कल से हमने कंपनी पढ़नी है मेरे बच्चे, और इंशाल्लाह इसको किताबें आई कैप वाली मेरे बच्चे इसको कॉपी करवा लें, अगर कोई पुरानी मिल सकती है तो पुरानी ले लें, क्योंकि इसमें चेंज होनी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात हो, कोई सवाल हो तो पूछ लो। चलें इंशाल्लाह एक आधा दिन